आज हम जेफरी एप्स्टीन की हाल ही में जारी होने वाली फाइलों के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने सच पूछें तो दुनिया भर के ताकतवर तरीन लोगों के चेहरों से नकाब हटा दिया है। ये एक ऐसी कहानी है जो ताकत, राज और जुर्म के एक बहुत ही गहरे जाल को जाहिर करती है। तो चलिए इस कहानी का आगाज करते हैं न्यूयॉर्क शहर के एक 7 मंजिला घर से। ये कोई आम घर नहीं था। सोचे जरा, उसके दाखिली दरवाजे पर दर्जनों नकली आंखें लगी थीं। हॉल के बीच में एक दुल्हन का मुजस्समा रस्सी से लटक रहा था और दफ्तर की शेल्फ पर लोलिता का पहला एडिशन रखा था, वही बदनाम जमाना नावल जिसमें एक बड़ी उम्र का मर्द एक कम उम्र लड़की का इस्तेसाल करता है। ये घर जेफरी एप्स्टीन का था और यहीं से ताकत का वो तारीख खेल खेला जाता था। और फिर 30 जनवरी 2026 को अमरीकी महकमा इंसाफ ने 30 लाख से ज्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल नई एप्सन फाइल्स जारी की। इनमें 1,80,000 से ज्यादा तस्वीर और 2,000 वीडियोस भी शामिल थी। इस एक इंकशाफ ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो आइए सबसे पहले सेक्शन में चलते हैं, राजों का घर। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? एप्स्टीन के पास इतनी दौलत और इतना असर रसूख आया कहां से? देखिए, जेफरी एप्स्टीन एक कॉलेज ड्रॉप आउट था जो बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था और फिर एकदम पुरस्कार तौर पर वो अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया और न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी प्राइवेट रिहाइशगाह का मालिक भी। ये इतना नाकाबिले यकीन उरूज कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब हमें अरबपति लेस्ली वेक्सनर से मिलता है, जो विक्टोरिया सीक्रेट जैसी कंपनियों के मालिक हैं। वेक्सनर ने मैनहट्टन में वाकई ये 40 कमरों की शानदार रिहाइशगाह एप्स्टीन को मुंतकिल की और सरकारी कीमत क्या थी? $0। जी हाँ, बिल्कुल 0। और यही घर एप्स्टीन के तमाम ऑपरेशंस का मरकज बन गया। लेकिन ये घर सिर्फ ऐशो अशरत की जगह नहीं थी, ये थी एक ब्लैकमेल मशीन। आइए देखते हैं कि एप्स्टीन अपने बासर मेहमानों पर काबू पाने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल करता था। एक विक्टिम मारिया फार्मर ने जो गवाही दी, उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि मैनहट्टन के इस घर में एक मीडिया रूम था, जहां दीवारों पर लगे मॉनिटर्स हर कमरे से लाइव फीड दिखा रहे थे। उनके मुताबिक स्क्रीनों पर लिखा था टॉयलेट, टॉयलेट, बेड, बेड, यानी हर बेडरूम और हर बाथरूम में कैमरे नस्ब थे। और ये सिर्फ इल्जामात नहीं थे। पुलिस और FBI के छापों के दौरान ठोस सबूत मिले। फ्लोरिडा और मैनहट्टन दोनों घरों से खुफिया कैमरे मिले। एक छुपी हुई तिजोरी से लॉक की हुई सीडीज बरामद हुईं और हर सीडी पर लेबल लगा था जिस पर अक्सर एक नाबालिग और किसी दूसरे शख्स का नाम लिखा होता था। इसी से यह नजरिया मजबूत होता है कि एप्स्टाइन ताकतवर लोगों को रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करता था। तो अब देखते हैं कि ये जाल, ये वेब आखिर कितना बड़ा था। नई फाइल से पता चलता है कि एप्स्टीन से जुड़े ताकतवर लोगों का नेटवर्क बहुत बड़ा और मुतनव्वा था, जिसमें सदूर, वज़राए आज़म, शहजादे और अरबपति सब शामिल थे। मिसाल के तौर पर बिल गेट्स को ही ले लें। 2019 में उन्होंने सबके सामने कहा कि एप्स्टीन के साथ उनका कोई कारोबारी ताल्लुक या दोस्ती नहीं है। लेकिन फाइल्स क्या कहती हैं? वो बताती हैं कि 2011 में एप्स्टीन की सज़ा के बाद भी वो कई बार उससे मिले, उसके घर पर भी और उसके ज़ाती जहाज़ पर भी। और फिर आते हैं एलन मस्क, जिन्होंने अवामी तौर पर ट्रंप पर इल्ज़ाम लगाया कि वो एप्स्टाइन फाइल्स में शामिल हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखें, नई फाइलों में ईलॉन और एप्स्टाइन के दरमियान 16 ईमेल्स मौजूद हैं, जिनमें से एक में ईलॉन पूछ रहे हैं, आपके जजीरे पर कौन सा दिन या रात सबसे ज़्यादा वाइल्डेस्ट पार्टी वाली होगी। इस स्कैंडल में शायद सबसे ड्रामाई जवाल ब्रिटानवी शाही खानदान के प्रिंस एंड्रू का हुआ है। वर्जीनिया जूफ्रे नामी एक मुतासरा ने उन पर 17 साल की उम्र में ज्यादती का इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद एंड्रू ने 12 मिलियन पाउंड का हर्जाना अदा किया, उनके शाही खिताबात छीन लिए गए और आखिरकार जनवरी 2026 में नई फाइल्स आने के बाद उन्हें अपनी शाही रिहाइशगाह भी खाली करनी पड़ी। अब आते हैं उन फाइलों के सबसे नए और सबसे तफसीली इंकशाफात की तरफ, जिनका मरकज़ है हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत। यहाँ मरकजी सवाल बिजनेसमैन अनिल अंबानी के किरदार के बारे में उठता है, जैसा कि फाइलों में मौजूद बातचीत से जाहिर होता है। क्या वो सिर्फ एक ताजिर थे या जैसा कि एप्स्टीन ने उन्हें बयान किया, मोदी का आदमी? दस्तावेजात से एक पूरी कम्युनिकेशन चैन सामने आती है। देखिए, सबसे पहले मार्च 2017 में अंबानी ने एप्स्टीन से व्हाइट हाउस के साथ मामलात में रहनुमाई मांगी। फिर 2 साल बाद एप्स्टीन ने स्टीव बैनन को बताया कि मोदी किसी को उनसे मिलने के लिए भेज रहे हैं। और आखिरकार 23 मई को मुलाकात के बाद एप्स्टीन ने अंबानी को उनका आदमी करार दिया और बैनन को पैगाम भेजा कि मोदी ऑन बोर्ड हैं। एक और बड़ा हिंदुस्तानी नाम जो सामने आया है वो है हरदीप सिंह पुरी का, जो अब हुकूमत में वजीर हैं। फाइलों से पता चलता है कि हुकूमत में शामिल होने से पहले उनकी एप्स्टीन के घर पर कम से कम 3 तस्दीकशुदा मुलाकातें हुई थीं। अब ये वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और एप्स्टीन के दरमियान कोई बराह रास्त राबता नहीं था।
लेकिन उनका नाम बाल वास्ता तौर पर जरूर आया। अंबानी की मीटिंग को क़यादत और मोदी की जानिब से पेश किया गया था। एक ईमेल में तो एप्स्टीन ने यह भी दावा किया कि मोदी ने उनके मशवरे पर अमेरिकी सदर के फायदे के लिए इजराइल में डांस किया और गाना गाया। हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने इस दावे को एक सजा याफ्ता मुजरिम की फजूल बकवास कहकर मुस्तरद कर दिया है। ये सब कुछ हमें आखिरी हिस्से की तरफ ले जाता है, जो एहतिसाब की कमी और इस केस में मौजूद बहुत से गैर जवाबी सवालात पर गौर करता है। क्या इंसाफ हुआ? सोचने की बात है, इतना बड़ा नेटवर्क और अनगिनत इल्जामात के बावजूद अब तक सिर्फ एक शख्स को जेल भेजा गया है, एप्स्टीन की दस्ते रास्त गिज़लीन मैक्सवेल, सिर्फ एक। और ये बात भी अहम है कि अगरचे 3.5 मिलियन सफ़ात जारी हो चुके हैं, लेकिन महकमा इंसाफ की शनाख्त करदा फाइलों का तकरीबन 42% हिस्सा अब भी खुफिया है। इन बाकी दस्तावेजात में और क्या राज छिपे हो सकते हैं? इस केस में पुरस्कार अमवात का एक सिलसिला भी रहा है। खुद एप्स्टीन की मौत और फिर फ्रांसीसी मॉडलिंग एजेंट जॉन लूक ब्रुनेल की मौत, दोनों ही जेल में मुबैना खुदकुशियां थीं। ये अमवात पर्दापोशी के शुभात को और भी गहरा कर देती हैं। और ये हमें इस पूरे स्कैंडल के सबसे बड़े और बेजवाब सवाल पर छोड़ देता है। क्या जेफरी एप्स्टीन ने वाकई खुदकुशी की, या फिर उसे इस नेटवर्क में शामिल सदूर, शहजादों, वज़राए आज़म और अरबपतियों को बचाने के लिए खामोश करा दिया गया? ये एक ऐसा सवाल है जो ताकत और इंसाफ की नौइयत पर बहुत गहरे सवालात उठाता है।